नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। लिखा है कोरोना से हाहाकार, 3,46,000 मामले सामने आए और रिकॉर्ड 2600 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत में 3 दिन में कुल मामले करीब 9,94,000 तक पहुंच गए, जो अब तक का एक रिकॉर्ड। वहीं पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि होम आइसोलेशन में स्वस्थ हो रहे हैं 80% मरीज। अगर 37,238 नए मरीज मिले हैं प्रतिदिन, तो 22,566 जो मरीज हैं कोरोना संक्रमित वो डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी कि ठीक भी हो रहे हैं। बहुत सारे मरीज जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। लिखा है कि लखनऊ प्रदेश में अब तक मिले कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। संक्रमण दर भी बढ़ी है। अब तक कुल संक्रमण दर 2.5% थी, लेकिन बीते 24 घंटे में 16.53 तक पहुंच गई है। अप्रैल में संक्रमण की दर में रोजाना करीब 1% की बढ़ोतरी हो रही है। कुछ और राहत की भी सूचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मई और जून में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलेगा मुफ्त। केंद्र सरकार मई और जून में देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। कोरोना की दूसरी लहर के कारण गरीब वर्ग के लिए नए सिरे से बड़ी परेशानी के मद्देनजर शुक्रवार को यह फैसला लिया गया है। सरकार इस मद में 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक फिलहाल जून तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस योजना का और भी अधिक विस्तार किया जा सकता है। लिखा कि इस बार केवल गेहूं और चावल मिलेगा। कोरोना की नई दवा को मंजूरी, 7 दिन में होगा असर। कोरोना वायरस की मध्यम श्रेणी के संक्रमण में मरीज नई दवा वीराफिन ले सकेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने जाइडस कैडिला कंपनी को इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कंपनी का दावा है कि परीक्षण में वीराफिन के इस्तेमाल से RT-PCR रिपोर्ट 7 दिन बाद नेगेटिव आई है। ऐसा कोरोना के 91.15 मरीजों के साथ में हुआ है। दवा अस्पतालों में ही उपलब्ध हो सकेगी और केवल डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ही मिलेगी। वीराफिन वयस्क मॉडरेट रोगियों के उपचार में इस्तेमाल होगी। इसे मूल रूप से हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए 10 साल पहले मंजूरी मिली थी। दावा है कि वीराफिन के बाद ऑक्सीजन की जरूरत बहुत कम हो जाती है, यानी कि जो ऑक्सीजन का जो संकट बना हुआ है वो जरूरत जो है बहुत कम हो जाएगी। अगली सूचना, कोरोना संक्रमण की वजह से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं पर होगी देरी। NIT, IIIT के संस्थानों में समय पर दाखिले होंगी मुश्किल। जेईई मेंस की भी जो परीक्षा है वो स्थगित हो गई है। लिखा अगर स्थिति नहीं सुधरी तो और भी जो परीक्षाएं हैं वो कराना मुश्किल होगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन जैसी प्रवेश परीक्षाएं कराने वाले संस्थानों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं की जिम्मेदारी है। 2020-21 में सितंबर में जेईई मेंस और जेईई एडवांस की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। इस समय कोरोना खतरनाक स्थिति में ऐसे में स्थिति सामान्य हुए बिना परीक्षाएं कराना संभव नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा देरी से होगी तो प्रवेश प्रक्रिया में और देरी होगी, पढ़ाई भी और देरी से शुरू होगी। कोरोना संक्रमण के कारण ऑल इंडिया स्तर पर होने वाली सभी परीक्षाओं का जो कार्यक्रम वो बिगड़ गया है। तो कई परीक्षाओं का आयोजन होना था, जैसे अगर बात करें IIT की तो जेईई एडवांस की जो परीक्षा है, ज्वाइंट परीक्षा, उसकी जो जिम्मेदारी है वो कानपुर जो IIT है उसको मिली थी। और इसी तरीके से जो पूरे देश की एक संयुक्त लॉ ऑफ बैचलर की प्रवेश परीक्षा LLB के लिए होनी थी, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को करवाना था। ये परीक्षा भी अब कटाई में पड़ गई है। अगली सूचना है SSC की। लिखे SSC चयन से वंचित अभ्यर्थियों को भी निजी क्षेत्र में मिलेगा नौकरी का अवसर। कोरोना संक्रमण के दौरान केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अचयनित अभ्यर्थियों के लिए की अनूठी पहल। कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार एवं कर्मचारी चयन आयोग ने आपदा के समय ठप पड़ी भर्ती परीक्षाओं के बीच बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की है। SSC ने अपनी परीक्षाओं में फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद भी अंतिम चयन से वंचित रह जाने वाले अभ्यर्थियों का डाटा अपने पोर्टल पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस डाटाबेस के आधार पर रोजगार देने वाली दूसरी एजेंसी इन छात्रों को बिना किसी परीक्षा के चयन कर सकेंगी। इससे इन एजेंसियों का खर्च
के साथ साथ समय भी बचेगा, साथ ही चयन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकेगी। आयोग की ओर से नवंबर 2020 से शुरू हुई परीक्षाओं के लिए भी इस नियम को लागू किया जाएगा, यानी पिछले साल से भी इसको लागू किया जाएगा। लिखा कि एसएससी द्वारा कराई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में टॉप की मेरिट के अभ्यर्थियों का अंकों के आधार पर चयन किया जा सकता है। लिखा कि इसमें अंक समान होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है और इसके अलावा कई बार चयनित अभ्यर्थियों तथा चयन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों में 1-2 अंकों का अंतर रह जाता है। ऐसी परिस्थितियों में कई अभ्यर्थी सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। योग्यता के मामले में वे अभ्यर्थी चयनित हुए अभ्यर्थियों के मुकाबले किसी भी मायने में कम नहीं होते हैं। आयोग की ओर से परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों के अभी तक के जो अंक हैं वो जारी नहीं किए जा रहे थे और अब सरकार की नई योजना के तहत छात्रों के अंक जो हैं पोर्टल पर जारी कर दिए जाएंगे, जिससे दूसरी एजेंसी इन योग्य अभ्यर्थियों का जो चयन है वो कर सके। आगे लिखा है कि एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल शशांक का कहना है कि आयोग की ओर से फाइनल स्टेज में पहुंचे अभ्यर्थियों के अंक उनकी वेबसाइट पर रोल नंबर और मेरिट के आधार पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उनका कहना है कि एसएससी की ओर से ग्रेजुएट स्तर की सीजीएल हायर सेकेंडरी लेवल के लिए सीएचएसएल स्टेनोग्राफर और जेई सहित मल्टीटास्किंग परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ऐसे में जो भी एजेंसी हमारे चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी देगी उससे हम हर स्तर पर योग्य अभ्यर्थी मिल जाएंगे और इस योजना का लाभ निजी क्षेत्र की कोई भी एजेंसी ले सकती है। एजेंसी को योग्य उम्मीदवार भी मिल जाएंगे और युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि होम आइसोलेशन में भी अगर जरूरत होती है तो ऑक्सीजन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, कहा नहीं होने दी जाएगी प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं उन्हें भी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता है और मुख्यमंत्री ने आरटी-पीसीआर व एंटीजन टेस्ट की क्षमता दोगुना करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं पर लिखा हुआ कि सीएम की हालत में सुधार है और अखिलेश यादव भी ठीक हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए रेलवे के साथ में वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रेलवे के साथ भारतीय वायुसेना ने भी देश भर में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाने का जिम्मा संभाल लिया है। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 विमानों ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 3 खाली क्रायोजेनिक कंटेनरों को पश्चिम बंगाल के पानागढ़ पहुंचाया और इनमें ऑक्सीजन दिल्ली लाई जाएगी। वहीं यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच शुक्रवार को बोकारो से करीब 50 टन तरल ऑक्सीजन को लेकर के दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए रवाना हो गई। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से भर्ती निकली हुई है। प्रोजेक्ट इंजीनियर की 368 पदों पर यह भर्ती हो रही है। ये देखिए लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर में पोस्टिंग हो सकती है। आयु सीमा 32 वर्ष है। वेतनमान 35,000 रुपये है और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये वेबसाइट देख लीजिए BEL.India.in। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 5 मई 2021, यानी 5 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पंचायत चुनाव बाद जिलों के भीतर बेसिक शिक्षकों के होंगे तबादले। नवनियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों को जल्द दिलाएं वेतन। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कल एक आदेश दिया है जिसमें कहा कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको जल्द से जल्द वेतन दिया जाए। आगे लिखा कि लंबे इस समय से जिलों के भीतर तबादले का इंतजार कर रहे बेसिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने पंचायत चुनाव के बाद स्थानांतरण और समायोजन के निर्देश दे दिए हैं। मंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो निकली थी उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलती की है। 1 लाख आवेदन आए हैं और उसमें से लगभग 10,000 जो आवेदन हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं। लिखा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने निकाली है 2003 पदों पर भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर जिनके कंधों पर युवाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी होगी वे भर्ती का फॉर्म नियमानुसार भर नहीं पा रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों में है। गलती केवल छात्रों की नहीं है, जो आयोग है उसने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं। उसकी नोटिफिकेशन में भी बहुत सारी गलतियां हुई थी और उसके बाद में समय समय पर उसमें बदलाव किया गया। नोटिफिकेशन में अलग अलग निर्देश जारी किए गए कि एनओसी वाले जो छात्र हैं वो कब आवेदन करेंगे, कब उनको एनओसी लगानी पड़ेगी, कब की जाति प्रमाण पत्र, कब का आय प्रमाण पत्र। इसकी वजह से बहुत सारी जो गलतियाँ वो छात्रों से हुई हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पद पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 13 अप्रैल तक लिया गया है। अनुमान है कि 1 लाख के करीब आवेदन हुए हैं और उनमें 10,000 के लगभग अभ्यर्थी अपना जो फॉर्म है वो नियमानुसार नहीं भर पाए हैं। स्थिति यह है कि वे अपनी डिग्री, डिप्लोमा, आरक्षण, विषय आदि का उल्लेख ठीक से नहीं कर पाए हैं। चूँकि जो नोटिफिकेशन था उसमें बहुत सारी गलतियां थीं और उसमें स्पष्टता भी नहीं थी, इसलिए ये गलती हुई है।
जबकि कुछ नाम और आयु सीमा का उल्लेख भी ठीक से नहीं कर पाए हैं। फॉर्म ठीक से न भरने के कारण अब उनकी गिनती व मिलान करने में दिक्कत आ रही है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लेकर 8,194 भर्तियों को शाखा स्पष्ट करने का मौका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग के तहत प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक की भर्ती निकाली है। वर्ष 2019 में निकली उक्त भर्ती में 50,000 से अधिक आवेदन हुए हैं और इसमें 8,194 भर्तियों ने आवेदन पत्र में शाखा स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे भर्तियों को शाखा स्पष्ट करने के लिए आयोग ने मौका दे दिया है। इसके बाद शाखा स्पष्ट न करने वाले अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल, तो देखिए एक बात है कि कोरोना संक्रमण भले ही हो और जहां पर जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगभग सभी भर्ती बोर्ड बंद हो चुके हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आज भी लगातार कोई ना कोई जो नोटिस है वो जारी होती रहती है। और कल फिर से इस भर्ती के बारे में नोटिस जारी हुई है कि इन अभ्यर्थियों को शाखा स्पष्ट करने का मौका दिया गया है। वो ये अभ्यर्थी अपनी जो शाखा है वो बता सकते हैं कि वो किस ब्रांच के हैं। और आयोग के सचिव ने कहा है कि तय तारीख में निर्धारित सूचना न देने वाले को परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में कोई भी अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं पर अगली जो सूचना है वो है सीबीएसई की। और सीबीएसई ने बता दिया कि किस तरीके से जो 10वीं के छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको नंबर मिलेंगे। लिखा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं के छात्रों को मिलेंगे अंक। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा निरस्त कर दी हैं और अब सीबीएसई 10वीं के छात्रों को प्रोन्नत करने की तैयारी में जुटा हुआ है। और इसके तहत सभी विद्यालयों से 10वीं के विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट का अंक मांगा गया है ताकि इसके आधार पर विद्यार्थियों को 10वीं में अंक दिया जा सकेगा। समझा जा रहा है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही 10वीं के छात्रों को अंक मिलेगा। सीबीएसई के निर्देश पर सभी विद्यालय निर्धारित फॉर्मेट में 10वीं के विद्यार्थियों का विवरण तैयार करने में जुटे हुए हैं ताकि यथाशीघ्र सीबीएसई को प्रेषित किया जा सके। दरअसल ज़्यादातर विद्यालय प्री बोर्ड के एग्जाम में विद्यार्थियों को जानबूझ करके कम अंक देते हैं ताकि विद्यार्थी और मेहनत से परीक्षा की तैयारी करें। सीबीएसई को यह जानकारी है। इसे देखते हुए सीबीएसई छात्रों के पूरे वर्ष की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर हाई स्कूल में औसत अंक देने पर विचार कर रही है। और यही नहीं, सीबीएसई ने इस संबंध में एक फॉर्मेट भी जारी कर दिया है। इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट सहित 15 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। इसमें स्कूल से साप्ताहिक टेस्ट के साथ टर्म परीक्षा में शामिल छात्रों की जानकारी के साथ उसमें मिले अंकों का विवरण मांगा गया है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में पूरे वर्ष ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए छात्रों की पढ़ाई हुई है। सत्र के अंत में सरकार के आदेश पर 10वीं एवं 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया गया। इस अवधि में छात्रों के प्रोजेक्ट असाइनमेंट आदि पूरे किए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।